Assalamu alaikum. My name is Junaid Ahmed, and today I will be explaining Iran's nuclear deal, JCPOA, Joint Comprehension Plan of Action. सो अगर इसके हम बैकग्राउंड में जाएं तो हम देखते हैं कि 90s 50s में जो थे मोहम्मद मुसद्दिक, लीडर ऑफ ईरान, वो टिल्ट टुवर्ड सोवियत यूनियन शो कर रहे थे और उसने जो थे वो नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल करना स्टार्ट कर दी थी, जिससे जो है वो यूएसए और ब्रिटेन शदीद नाराज थे। और इस पॉलिसी को लेकर उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद मुसद्दिक की गवर्नमेंट को टॉपल करवाया थ्रू द हेल्प ऑफ CIA एंड MI6, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, मोसाद के साथ मिलकर, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस कंपनी है, उनके साथ मिलकर मोहम्मद मुसद्दिक को पावर से हटाया गया और एक पपेट जो था वो इंस्टॉल किया गया, रजा शाह पहलवी। तो रजा शाह पहलवी के टाइम से जो था वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था 1950 से स्टार्ट हुआ ईरान का, और वो जो था वो एक सिविल पर्पस के लिए यूज हो रहा आ रहा था। लेकिन रजा शाह पहलवी के टाइम पे जैसे ही NPT जो थी वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई, तो ईरान ने भी NPT 1970 में साइन कर ली थी। 1968 में आई थी, 1970 में ईरान ने वो साइन कर ली थी। और ईरान जो था वो सिविल पर्पस के लिए जो है वो एनर्जी इस्तेमाल कर रहा था। सिविल पर्पस के लिए एनर्जी, आप मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए, मेडिसिन के लिए और एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ईरान की जो पॉलिसीज है उसमें टर्निंग पॉइंट आता है जब ईरान में रिवॉल्यूशन आता है। जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमैनी का ईरान में रिवॉल्यूशन आया, जिसका स्लोगन ही अगेंस्ट अमेरिका था और अगेंस्ट इसराइल था, तो उन्होंने और आयतुल्लाह ने एक फतवा जारी किया जिसमें उसने कहा कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो इस्लाम में हराम है, और हम कोई भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं बनाएंगे, और जो सिविल पर्पज के लिए हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो भी हम जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लिहाजा जो IAEA इन्वेस्टिगेट कर रही है हमारे कंट्री में, वो हमारे कंट्री से बाहर चली जाए। तो वो IAEA उधर से चली गई थी कंट्री से बाहर। तो मतलब ईरान ना सिविल पर्पज के लिए एनर्जी यूज कर रहा था और ना ही न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था। लेकिन 2000 के बाद यूएसए ने सेटेलाइट के थ्रू देखा कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है वो कंटिन्यू हैं, चल रहे हैं। तो फिर यूएसए ने टू डिमांड्स की ईरान के साथ। पहले ईरान ने कहा कि हम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं वो सिविल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो यूएसए ने कहा कि हम दो डिमांड्स करते हैं कि पहले आप सारे प्रोग्राम्स को शट डाउन कर लें, IAEA को अलाउ करें। IAEA आज जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी आपकी कंट्री में, फिर वो रिपोर्ट करेगी। अगर देखें कि आपके जो प्रोग्राम्स है वो सिविल पर्पज के लिए हैं, तो आप सिविल पर्पज के लिए एनर्जी यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन से नहीं बना सकते। तो ईरान ने वो दोनों ही डिमांड्स मानने से इनकार कर दी। जब ईरान ने ये दोनों डिमांड्स मानने से इनकार कर ली, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए ईरान पे। जब ईरान पे सैंक्शंस लग गए तो ईरान जो था वो जैसे कि वो वो प्रेशराइज्ड हुआ टेबल टॉक्स के लिए। तो ईरान ने फिर जाके टेबल टॉक्स की, जिसे हम कहते हैं ईरान न्यूक्लियर डील, और JCPOA, जॉइंट कंप्रीहेंशन प्लान ऑफ एक्शन। अच्छा, इसके जो सिग्नेटरीज थे वो P5 प्लस जर्मनी थे, के 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, रशिया, चाइना, US, फ्रांस, UK, और जर्मनी ने मिलकर ये डील साइन की थी। इस डील के तहत ईरान को कुछ जो है वो कंडीशंस फॉलो करनी थी, जिसके तहत ईरान से सैंक्शंस हटने थे। तो वो कंडीशंस ये थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स अक्वायर नहीं करेगा। दूसरा ये कि ईरान IAEA को अलाउ करेगा अपने मुल्क में, वो इन्वेस्टिगेट करेगी। और तीसरा ये कि जो कि ईरान के पास इनरिच यूरेनियम है वो रशिया को सेल आउट कर देगा। और ईरान जो है वो प्रोडक्शन यूरेनियम की वो 3.67 से भी बिलो रखेगा। वैसे तो जो भी सिग्नेटरी होता है NPT के, उसको मतलब 20% तक अलो होता है यूरेनियम की प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन ईरान के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि वो 3.67 से भी कम रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो अगर ईरान ये डील फॉलो करता है तो स्लोली ग्रेजुअली सैंक्शंस उससे डिक्रीज होंगे। लाइक के 6 मंथ बाद वो सैंक्शंस डिक्रीज होना स्टार्ट होंगे। 5 साल बाद जो है वो सैंक्शंस तकरीबन सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। 10 साल बाद ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ईरान की डील पे कि वो 3.67 से कम यूरेनियम प्रोड्यूस कर सकता है, 20 तक नहीं कर सकता, जो कि सबके लिए अलो होता है, तो वो रिस्ट्रिक्शन वगैरह सारी खत्म हो जाएंगी।
और 20 ईयर्स के बाद जो है वो ये जो एजेंडा, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से एजेंडा से ये जो इशू है वही न्यूक्लियर वेपन्स का खत्म किया जाएगा ईरान का। लेकिन क्या हुआ कि अगर इन कंट्रीज में से कोई भी जो सिग्नेटरी कंट्रीज है उनमें से कोई भी ये रिपोर्ट कर दे सिक्योरिटी काउंसिल को कि ईरान जो है वो डील फॉलो नहीं कर रहा, तो सैंक्शंस रीइम्पोज हो जाने थे। अब क्या किया, 2018 में ट्रम्प ने अनाउंस किया इस डील से विड्रॉ होने का। लेकिन ट्रम्प ने ये विड्रॉ होने के बाद यूएन को कहा कि आप सैंक्शंस रीइम्पोज कर दें। तो यूएन ने कहा कि हमारी डील में बात हुई थी कि अगर कोई सिग्नेटरी कंट्री जो है वो रिपोर्ट करे उसको सिक्योरिटी काउंसिल को, तो जो है वो यूएन के सैंक्शन दोबारा रीइम्पोज होने। लेकिन यूएसए ने तो पहले डील से विड्रॉ कर लिया, तो वो अब तो सिग्नेटरी है नहीं, तो सिग्नेटरी नहीं है तो उसके बिहाफ पे यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो सैंक्शन है वो दोबारा इम्पोज नहीं हो सकते। अब यूएसए ने जो इससे डील से विड्रा किया उसके दो पर्पसेस हैं। एक तो है ऑफिशियल पर्पस, उसने कहा कि आईएईए की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि 2005 में आई थी, ईरान जो है वो डील के साथ कंप्लायंस नहीं कर रहा। लेकिन इसके पीछे अनऑफिशियल रीजन से, जो कि ट्रम्प ने कहा कि अगर ईरान इस पे फॉलो कर ले तो ईरान के ऊपर हम दोबारा डील में आ जाएंगे। कौन से थे? नंबर वन के ईरान की प्रॉक्सी वार पे जो है वो कोई लिमिटेशन नहीं है, और दूसरा कि ईरान के मिसाइल सिस्टम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसने ये कहा था कि ईरान अगर 300 किलोमीटर से कम रेंज वाले न्यूक्लियर वेपन्स वो मिसाइल्स बनाए और जो है प्रॉक्सी वार्स अपनी कम कर दे, तो हम डील के ऊपर दोबारा आ सकते हैं। तो यही जो रीजन थी जिससे सऊदी अरबिया और इसराइल जो था वो बेहद ही नाखुश था इस डील से, क्योंकि इन दोनों चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं लगाई गई थी। तो बहरहाल सैंक्शंस यूएन के नहीं लगे या यूएसए के रीइम्पोज हो गए, जिसमें हम देखते हैं काफ़ी सारे इम्पेक्ट पड़े। सबसे पहला इम्पेक्ट तो ये पड़ा कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो लीगलिटी थी वो चैलेंज हो गई, कि यूएस कह रहा है कि सैंक्शन रीइम्पोज होने चाहिए, और यूएन में जो बाकी मेंबर्स हैं लाइक रशिया चाइना वो कह रहे हैं सैंक्शन रीइम्पोज नहीं होने चाहिए। तो यूएन खुद क्या कर रहा है, तो मतलब उसकी लीगलिटी जो है वो चैलेंज हो जाती है यहाँ पर। दूसरा कि ट्रांस अटलांटिक डिवाइड आ जाता है कि यूरोप वन साइड पे है और यूएस वन साइड पे है। यूएस ड्यू टू इट्स क्लोजेस्ट एलाय सऊदी अरबिया एंड इसराइल के पे वो कहता है कि सैंक्शन रीइम्पोज होने चाहिए, और यूरोप कह रहा है कि नहीं सैंक्शन रीइम्पोज नहीं हो जाए, क्योंकि उनको जो है वो मार्केट में एनर्जी की जो है वो नीड ईरान पूरी कर सकता है, वो सिर्फ रशिया पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। थर्ड देखते हैं हम कि उसमें नतीजे में ईरान ने क्या किया कि प्रोक्सी वार्स अपनी स्टार्ट कर दी, सबसे ज़्यादा मतलब उसको फ्यूल्ड कर दिया, लाइक यमन में, बहरीन में, और सीरिया में, इराक में, ये सारी उसने प्रोक्सी वार्स अपनी उसको मज़ीद तेज़ कर दिया। और जो राइवलरी थी यूएस की और ईरान के बीच में वो ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिसके नतीजे में हम काफ़ी ड्रोन स्ट्राइक भी देखते हैं, और जो है जनरल सुलेमानी था उसका हम जो है मर्डर भी देखते हैं। तो बहरहाल यूएस और ईरान के बीच में राइवलरी जो थी वो उस डील की विड्रा के बाद ज़्यादा हो गई थी। अब इस डील को रिवाइव होने की बात हो रही है, लेकिन इसकी जो है वो ईरान की जो एम्बिशंस है वो यही है कि हम अभी न्यूक्लियर जो हमारा प्रोग्राम है उसको फ्रीज कर देते हैं, और जो है वो उसको बनाएंगे नहीं, हमारे ऊपर सैंक्शंस हट जाएं। यूएस कहता है कि आप फ्रीज नहीं, आप ख़त्म कर दें, और जो आपकी मिडिल ईस्ट में पॉलिसीज हैं, प्रोक्सी वार्स, मिसाइल सिस्टम, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, और इंडस्ट्री यूरेनियम की बात होनी चाहिए। तो इसराइल की वजह से जो है वो इस डील पे रिवाइव होना इतना आसान नहीं है। तो इसको लेके चल के बात चल रही है, लेकिन ये डायरेक्टली ऑफिशियल टॉक्स तो नहीं होती, इनडायरेक्टली टॉक्स होती हैं। मे बी नियर फ्यूचर ये रिवाइव हो जाए डील, और इसके मजीद इम्पेक्ट भी पड़ सकते हैं, क्योंकि जो रिसेंट एक डील साइन हुई है ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में, जिसमें यूएस का रोल जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता नजर आ रहा है और चाइना का रोल इंक्रीज होता नजर आ रहा है, तो इससे भी बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है रीजन पे। थैंक यू वेरी मच।